नमस्कार, मैं अनुराग श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े एक ऐसी शख्सियत से जिनका इस समाज में एक अलग नाम है, एक अलग पहचान है, वो औरों से अलग हैं। इन्हीं खास चेहरों में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के दंत रोग चिकित्सक, डेंटल डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर शैली महाजन मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत मैडम आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार मैडम, सबसे पहले तो हम जानेंगे आपसे कि डॉक्टर शैली महाजन एक ऐसे संस्थान की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डेंटल डिपार्टमेंट की, जहां पे कई ऐसे बच्चे पढ़ाई को लेकर अपना सपना उनका रहता है, उस सपने को साकार करने के लिए नीट जैसी परीक्षा देते हैं, या बहुत सारे ऐसे मरीज जो राज्य के कोने कोने से आकर यहाँ इलाज कराते हैं। तो ऐसे संस्थान में आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं डेंटल डिपार्टमेंट के। तो पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में छोटा सा परिचय दें। एक्चुअली हमने आपके बारे में जब पढ़ा जाना तो ये समझ में आया कि आपने कई सारे आपके पास अचीवमेंट्स हैं, तो उनके बारे में भी आप बताएं। धन्यवाद अनुराग जी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों के रूबरू हो सकूं। जैसा कि आपने बताया, जब मेरा मतलब आगमन हुआ था दंत चिकित्सा क्षेत्र में, वो था 1996 में, जब मैंने BDS किया, मतलब वहाँ पे अपनी करी थी, मतलब बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज से, जो कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से कार्यरत है, और MDS किया था ऑर्थोडोंटिक्स में। उसके बाद मैंने यहाँ पे आके जब लखनऊ में ज्वाइन किया तो BBD, सरस्वती, काफी सारे कॉलेजेस में अराउंड 14 ईयर्स, 14 साल तक काम किया। उसके बाद 2021 में मैंने आके राम मनोहर लोहिया में मतलब अपने आप एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का कार्य पद संभाला जी। और साथ ही में मैं काफ़ी संस्थाओं से भी जुड़ी, जैसे जो ओरल कैंसर्स के बारे में मतलब अवगत करवाते हैं, काफ़ी ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनके साथ मैं कार्यरत हूँ। और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से मैंने टबैको सेसेशन के लिए, जो मतलब कि तंबाकू निषेध उसमें कार्य करते हैं, उनमें मैंने संरचना करी है। और साथ ही में लेजर स्पेशलिटी को साथ में, ताकि जो भी हम काटपीट से बचते हैं कि खून रहित, पेन रहित, उसमें स्पेशलाइज करके मिनिमम इन्वेजिव डेंटिस्ट्री से कार्यरत रही। आप कई चेहरों की आप स्माइल हैं, लोगों को मुस्कान है आप। तो दांतों की जो सफाई की बात होती है कि दांतों की सफाई या ब्रश किस तरह किया जाता है, कितने टाइम किया जाता है, अलग अलग अवधारणा है लोगों की कि कुछ लोग कहते हैं 2 टाइम, कुछ लोग कहते हैं 3 टाइम, कुछ लोग कहते हैं ब्रश इतनी देर से ज्यादा नहीं किया था। और ब्रश करने का भी जो सही तरीका है, एज ए डेंटिस्ट आप प्लीज हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को बताएं। हमने एक ब्रश भी लाया है। जी यहाँ पे है। ये ब्रश से थोड़ा सा आप बताएं हमारे पब्लिक को। जी, ब्रश में एक आपका मतलब नॉर्मल एक, और मैं सबसे पहले आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपने जो सबसे पहला जो कार्य है वो है कि दांतों की ब्रशिंग कैसे की जाए, क्योंकि कई बार होता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, उसका सबसे जड़ जो है वो है कि सही ब्रशिंग अगर हो जाए तो आई थिंक आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है उसी में सॉल्व हो जाती हैं। तो ब्रश में क्या होता है, एक हैंडल होता है, एक गर्दन होती है और एक मतलब हेड होता है, सर होता है, उसमें ब्रिसल्स होते हैं और ये नायलॉन के ब्रिसल्स होते हैं। अब काफी जगह पे हम बायोडिग्रेडेबल ब्रिसल्स को भी यूज करते हैं, जैसे बैम्बू के हो गए, तो उसमें क्या होता है कि ये बहुत अच्छे मतलब होते हैं और सॉफ्ट ब्रिसल्स होने चाहिए। क्या होता है कि मीडियम, सॉफ्ट और हार्ड ब्रश आता है। हार्ड को तो बिल्कुल हम लोग बना करते हैं, तो सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला आपको ब्रश करना है। और ये हमारे पास दांतों का मॉडल है। इसमें क्या है कि हमारे दांत जो है वो ऊपर और नीचे के, तो आगे के दांत जो होते हैं वो काटने के लिए सृष्टि ने बनाए हैं, पीछे के दांत जो है वो चबाने के लिए बनाए हैं। तो जब भी हम ब्रश करते हैं तो दांत की संरचना सीधे मतलब ऐसे होती है, ना कि तिरछी निकली होती है। तो हम लोग कभी कभी ब्रश करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी हमें घर से निकलना होता है, तो फटाफट जोर जोर से ब्रश करके हम लोग निकल जाते हैं, और उससे क्या होता है कि आगे के दांत की सतह तो हमारी साफ हो जाती है, पर जो निचली पीछे वाली जगह होती है, जो जीभ के पास जो जगह होती है, वो नहीं हो पाती, वो कई बार नहीं होती है, और चबाने वाली जगह जो होती है वो उसको साफ नहीं कर पाते हैं। तो हमें हमेशा ऊपर नीचे
और एंगुलेटेड तरह से ब्रश करना चाहिए, और पीछे भी राउंड राउंड। मैं तो इसी तरह से करती हूँ क्योंकि इजी हो जाता है। कभी कभी एंगुलेशन एक्सप्लेन करते हैं 45 डिग्री, तो वो पता नहीं चल पाता है, पर इस तरह से अगर सीधा सीधा अगर समझा जाए तो आगे मतलब ऊपर नीचे राउंड राउंड और आगे पीछे भी करते रहना चाहिए सफाई। सबसे सही है कि जो जीभ के पास सतह है उनको भी सफाई करनी बहुत जरूरी है, और जीभ की सफाई करनी भी बहुत जरूरी है। जीभ की सफाई भी बहुत जरूरी है, बिल्कुल। अब आपका जैसे ये ब्रश है तो इसके पीछे कई ऐसे क्रिनेशंस हैं, सतह है, कुछ तो उससे भी आप नहीं तो जीभा तो हमारी हिंदू पद्धति में या हिंदुस्तान में काफी प्रचलन है, तो जीभ को साफ करना बहुत जरूरी है। मतलब दांतों के साथ साथ जीभ की सफाई से हमारा जो ओरल हेल्थ है, अगर ओरल हेल्थ हमारा सही रहेगा तो बहुत सारी चीजें हमारी उससे जुड़ी हुई हैं, और उसके साथ में फ्लॉसिंग करके आता है, या दांतों के बीच की जो जगह होती है उनको साफ करना बहुत जरूरी है। और दिन में 2 टाइम, मतलब एक दिन में नहीं, एक बार दिन में और एक बार रात में ब्रश करना बहुत जरूरी है, और 2 मिनट के लिए ब्रश करना। तो 2 का रूल होता है, 2 मिनट 2 बार ब्रश करना जरूरी है, और जीभ की ब्रशिंग और जीभ की जो स्वच्छता है वो बहुत जरूरी है। अच्छा, 2 बार और 2 मिनट, बहुत सही, बहुत सही। मैडम, हमारा दूसरा सवाल है कि मुंह के कैंसर, माउथ कैंसर के क्या कारण है? आजकल मुंह के कैंसर काफी प्रचलित है हिंदुस्तान में, तंबाकू की वजह से, या कई कारण है उसमें। तो मुंह के कैंसर का क्या इलाज है, उसका बचाव क्या है, उसके लक्षण क्या है? एज ए डेंटिस्ट आप क्या उसमें बताना चाहेंगे मैडम? अनुराग जी, मुंह के कैंसर जो है ये बहुत ही, इनका आंकड़ा जो है वो ऐसा है कि बहुत ही भयावह स्थिति को दर्शाता है। करीब 77,000 लोग जो हैं पूरे मतलब विश्व भर में, क्या पूरे इंडिया में ऐसे आंकड़े हैं जो दिखे गए हैं कि जिसमें कैंसर की वजह से मृत्यु होती है लोगों की, पर ये वो रजिस्टर्ड आंकड़े हैं। और कई ऐसे, क्योंकि भारत तो काफी गांव में बसता है, तो कई ऐसे रजिस्टर्ड आंकड़े हमें पता ही नहीं है। कैंसर तो की राजधानी कहलाती है भारत, जी मुझे लगता है कैंसर की बिल्कुल। अब तो हर जगह है, विश्व भर में अब तो गुटखा पान हर जगह प्रचलित है। और इसके मेन कारण होते हैं, एक तो हेरिडिटरी, आपका जन्म से ही आपके जेनेटिक पैटर्न ऐसा हो गया, उसके कारण भी होता है। प्लस अगर आप गुटखा तंबाकू खाते हैं, और गुटखा तंबाकू के साथ अगर आप शराब का चयन करते हैं, अगर आपका बहुत ज्यादा एक्सपोजर है सनलाइट को, मतलब आप धूप में काम करते हैं, हमारे कई ऐसे हैं उनमें लिप का कैंसर, होंठ का कैंसर बहुत मतलब पाया जाता है। और कई बार ऐसे जेनेटिक पैटर्न का तो हमने प्रचलन किया ही, बताया ही उसके बारे में। उसके साथ आपका खान पान, जैसे अगर आपका बहुत ही मिर्च मसाले वाला खान पान है, उनमें भी कई बार पाया जाता है। और अगर दांत के कारण, ये भी एक बहुत वो है जो अभी तक पता ही नहीं है, अगर दांत बहुत ज्यादा तीखा है, नुकीला है और वो गड़ता है उसमें जीभ की सतह पे या गाल की सतह पे, वो भी अगर काफी देर तक गड़ता है तो वो भी आगे जाके कैंसर का धारण कर सकता है। दांतों की बनावट भी एक तरह का मैटर करती है। इस तरह के केस में जिसके दांतों का स्ट्रक्चर अगर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो तो उसको तो तुरंत डेंटिस्ट से मिलना चाहिए जी। और जब भी हम गुटखा तंबाकू या सुपारी खाते हैं तो समतल तरह से दांत जो है वो घिसते नहीं है, पर प्लस मुंह में कोई छाला, जी जी, अमूमन तौर पे हर छाला कैंसर नहीं होता है, पर हर छाला कैंसर नहीं है, लेकिन अगर छाला है तो आप डेंटिस्ट से मिले। हाँ, और 2 हफ्ते बाद आप दवा भी करवा रहे हैं पर उसके बाद भी उसका कोई निदान नहीं हो रहा है तो आपको एक बार दिखाना चाहिए। सफेद दाग कोई मुंह में या लाल चकत्ते मुंह में बिना बात के, और आप ऊपर से गुटखा सुपारी खाते हैं तो आपको काफी सारा, या मुंह कम खुलता है आपका, जिसको मोरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, तो ये सब लक्षण होते हैं जिसमें हम लोग कभी भी डॉक्टरी सलाह लेनी बहुत जरूरी हो जाती है। तो मुंह का कैंसर बहुत भयावह स्थिति पैदा करता है। कैंसर बीमारी ऐसी है मैडम, तो डेंटिस्ट से आपको मिलना चाहिए अगर माउथ से रिलेटेड कोई भी इस तरह की समस्या होती है। डॉक्टर साहब, मुंह के कैंसर के लक्षण क्या हैं, ये जरा बता दें। जैसे कई बार होता है कि कोई गांठ जो है मुंह में या छाला जो है वो अगर ठीक नहीं हो रहा है, 2 हफ्ते बाद भी, ट्रीटमेंट के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि वो ठीक नहीं हो रहा है, प्लस अगर आपके चेहरे के पास कोई अगर सुन्नपन है या दर्द है
उसके कारण भी, प्लस अगर आप डेंचर कोई पहनते हैं और वो ढीला होता जा रहा है या दांत अपने आप ही हिल के निकल रहे हैं, उनका कोई दांत के कीड़े या उनसे डेंचर जो होता है, जो नकली दांत जो लगाते हैं, अच्छा, जो नकली दांत लगा रहे हैं, अगर वो बिना बात के ढीले होते जा रहे हैं 2-2, 4-4 महीने के अंतराल पे, या आपका दांत एकदम हिलना शुरू हो जाए या मुंह में से ऐसे ही खून निकलना शुरू हो जाए, जिसका कोई भी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, तो भी वो लक्षण होते हैं। मैडम, आप इतने बड़े संस्थान की, आप डेंटल डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्ष हैं। डेंटल डिपार्टमेंट का क्या स्कोप है? जो ऐसे बच्चे, जो युवा पीढ़ी डेंटिस्ट बनने के रेस में हैं, उनको आप क्या सलाह देंगी? तमाम संस्थानों में इसकी पढ़ाई होती है, BDS, MDS वगैरह वगैरह की, जो दांतों से रिलेटेड है, डेंटल हाइजीन के टेक्नीशियंस होते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगी कि क्या स्कोप है इसमें, और वो आने वाले समय में, आने वाले पीढ़ी के लिए वो क्या मैसेज देंगी आप कि किस तरह की डॉक्टर बना जाए एज ए डेंटिस्ट? आप एज ए प्रोफेसर आप क्या उन्हें सलाह देंगे? अनुराग जी, मेरा बड़े एक हिलेरियस आंसर है कि जैसे सब लोग कहते हैं ना, मैं कहती हूँ 5 उंगलियां हैं या 10 उंगलियां हैं और 2 आंखें हैं, 1 नाक है, आपके दांत 32 होते हैं, तो आपको 32 बार 4-4 सतह होती है दांत की, तो उतनी बार डेंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी। बहुत स्कोप है डेंटिस्ट्री में, हर एक फील्ड में है। जैसे आप अगर स्पोर्ट्स डेंटिस्ट्री ले लें तो उसमें भी हमारा है। बाकी जैसे मैं अभी MBBS छात्रों को पढ़ाती हूँ, तो उनको ये बताया जाता है, क्योंकि वो एक चिकित्सक है, वो एक दंत चिकित्सक के रूप में कैसे अपने आप को प्रमाणित कर सकते हैं। अगर मुंह का छाला ही है या कोई ऐसी पेट की समस्याएं हैं जिनको वो जूझ रहे हैं अपने मरीजों से, तो जब तक वो देखते नहीं, इसीलिए उनकी 15 दिन की पोस्टिंग भी होती है जी। और दंत चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र है जो हर जगह पे है। अगर आपको तंबाकू निषेध हो या कोई भी, या किसी मदर की न्यूट्रिशन से ही लेके, गर्भावस्था से लेके जब तक आप बुजुर्गी तक नहीं जाते हैं, तब तक आपको दंत चिकित्सक की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बहुत स्कोप है इसमें। हम निश्चित तौर पे एक अच्छे इंसान भी बनना सीखते हैं, सिर्फ एक दांतों का ही इलाज करके नहीं, क्योंकि एक मुस्कुराहट एक ऐसी है ना, कहते हैं कि किसी की मुस्कुराहटों पे वो निसार, तो मुस्कुराहट एक ऐसी है जिसके साथ हमारा लेना देना है, और अगर हम किसी को मुस्कान दे दे तो उससे बड़ी और क्या बात है। क्या बात है मैडम। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विज्ञान संस्थान का ये जो डेंटल डिपार्टमेंट है, ये कब से स्टार्ट हुआ और कितना सुचारू रूप से चल रहा है? आप प्रोफेसर के साथ साथ इस डिपार्टमेंट के आप विभागाध्यक्ष हैं, आपसे बेहतर कौन बताएगा? और सरकार से या संस्थान के प्रशासन से आप क्या चाहेंगी और क्या उम्मीदें हैं कि इस डिपार्टमेंट को और सुचारू रूप से चलाया जा सके? इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सरकार को या इस संस्थान के प्रशासन को क्या बताना चाहेंगे? जी अनुराग जी, ये जो डिपार्टमेंट है ये 2021 में इंस्टीट्यूट में आया। अच्छा, 2021 में। तब से ये 4.5 साल का एक बच्चा है जो अभी बहुत ही धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। तब डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं था, जो आप अभी डिपार्टमेंट में बैठे हैं, सब नया निर्माण किया गया है इनका, और इसमें हमारे डायरेक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ था, जो हमारे CMS प्रशासन के जितने भी सब थे, और मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये एक मेडिकल पार्ट का यूनिट है डेंटल। तो उन्होंने इतना समझा कि अब हम, पहले हमारी OPD होती थी, क्योंकि हमने कोविड के कार्यकाल में इसमें मतलब आए, तो तब 4, 6, 10 की OPD होती थी, और अब 100-125 की OPD है। OPD की संख्या पहले की अपेक्षा काफी बड़ी है, और इसमें हम लोग ट्रीटमेंट्स भी कर रहे हैं। हमारी OT भी है, और एक हमारे पास 5 चेयर्स का मतलब पूरा है। अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि एक चेयर पे हम एक दिन में 7 से 8 मरीज करते हैं, और तंबाकू निषेध, ब्रशिंग कैसे करनी है उसके बारे में पूरी गाइडेंस करनी, ये सब। और हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है वो भी लेटेस्ट है, लेजर्स है, पीजो सर्जरी है। तो ये सब करके हमारे जो प्रशासनिक तौर पे हमारे डायरेक्टर सर, CMS सर, उन सबको इसकी पता है कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। जी बिल्कुल। और अब आगे जाके मैं ये अपेक्षा करती हूँ, क्योंकि डेंटल कॉलेज में और कोई भी नहीं है सरकारी सिवाय KGMC के। जी जी जी। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि मतलब एक राम मनोहर लोहिया का अपना एक दंत चिकित्सक एक पूरा अलग ही विभाग नहीं, पूरा एक अलग संकाय हो जाए। जी, जी, जी। तो उससे ज्यादा बढ़िया और क्या एक गिफ्ट होगा पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर्ड हैं लखनऊ फार्मेसी और लाइफ केयर फार्मेसी होलसेल के सरकारी सप्लायर वीरेंद्र सिंह उर्फ बिक्की जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया, और उनकी तरफ से एक छोटा सा सप्रेम भेंट मैम आपको। ये इस कार्यक्रम को काफी सफल बनाया, और आप सभी ने इस कार्यक्रम को काफी सफल बनाया। एक बार बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।